ज्योति TMT बार्स, पाइप्स एंड ट्यूब्स, क्वालिटी में एक कदम आगे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। पेश है खबरों की तफसील। आर्मेनिया और अजरबैजान के दरमियान जंग 90 रोज भी जारी रहे और इस दौरान अजरबैजान ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि उनके फौजियों ने आर्मेनिया के स्पेशल फोर्सेस हेडक्वार्टर पर कब्जा किया है। दोनों के दरमियान जंग में आई शिद्दत के दौरान अगरचे कई ममालिक ने आर्मेनिया और अजरबैजान के लीडरों से मुतालबा भी किया कि वो पेशगी शराइत के बगैर और नेक नीति से इस तनाज़े पर बातचीत दोबारा शुरू करे। ताहम इस हवाले से दोनों के दरमियान मजीद आए रोज शिद्दत आती रही है, जिस दौरान अजरबैजान ने एक और बड़ा दावा करते हुए कहा कि उन्होंने आर्मेनिया के फोर्सेज हेडक्वार्टर पर स्पेशल फोर्सेज हेडक्वार्टर पर कब्जा किया है। मजीद तफसीलात के लिए सीधा चलते हमारे साथ जुड़ चुके सीनियर साथी जो आलमी खबरों पर जिनकी नजर है रहमत कलीम। रहमत, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है इस हवाले से? अगर हम आर्मेनिया और अजरबैजान की बात करेंगे, आज लगातार जो है जंग में शिद्दत आई है। जी बिल्कुल, देखिए 9वां दिन है आज। मुसलसल आलमी कोशिशों के बावजूद ये जंग जारी है और दोनों इस जंग में दोनों मुल्कों का या दोनों खित्ते का बड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। अजरबैजान की बात करें या आर्मेनिया की बात करें, नारगोनो कारागांव का जो खास हिस्सा है जिसको लेकर के ये पूरी झड़प चल रही है, जंग चल रही है, वहां के मकामी लोगों की बड़ी तबाही होती हुई दिखाई दे रही है। तस्वीरें जो आई हैं वो तस्वीरें इंतहाई दर्दनाक है, लेकिन आलमी सतह पर कोशिश की गई। यूएन जनरल असेंबली की तरफ से जनरल सिक्योरिटी की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी। यूएन के जनरल सेक्रेटरी ने कहा था कि जल्द से जल्द डीएस्केलेशन हो, जंगबंदी हो, लेकिन साथ ही साथ फ्रांस ने भी, रूस ने भी, यूरोपीय ममालिक ने भी कहा था कि जल्द से जल्द जंगबंदी को अंजाम दिया जाए। लेकिन इधर तुर्की का सपोर्ट इस बार पूरी तरह से खुलेआम है और तुर्की ने साफ किया है कि इस बार पूरे 30 साल का जो झगड़ा है वो खत्म होना चाहिए। इसीलिए ऐसा माना जा रहा था कि बात नहीं बन पाएगी और तस्वीर वही पर देखने को मिल रही है कि बात नहीं बन पा रही है। हालांकि बीच में आर्मेनिया को देखा गया कि आर्मेनिया ने कहा कि रूस, फ्रांस और अमेरिका से बात अगर होती है तो हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। रहमत जरा ये बताएगा, अगर कई ममालिक, अगर हम फ्रांस की बात करेंगे, रूस की बात करेंगे या दीगर कई ममालिक ने दोनों मुल्कों से ये कहा कि लीडरान से कहा कि इसमें जो जंगबंदी के हवाले से उन्होंने बात किया, लेकिन जिस तरह से हालात शिद्दत इख्तियार कर गए उससे नहीं लगता है कि इसमें कोई कमी वाक़ा होगी। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से उम्मीद थी कि छोटा सा एक खित्ते का हिस्सा है, छोटे से दोनों मुल्कों में ये अब तनाज़ा है, बहुत जल्द हल हो जाएगा। लेकिन अब चूंकि उधर से रूस, तुर्की ने सीधे तौर पर अजरबैजान को सपोर्ट किया, उसके बाद वो खुलकर अपने फोर्सेस को भेजे, अपने हथियार भेजे, फिर ये मामला और ज्यादा संजीदा होता गया और लड़ाई आगे बढ़ती गई। यही वजह है कि इधर से रूस ने भी, इधर से फ्रांस ने भी आर्मेनिया का साथ देना शुरू कर दिया। अब ये मामला एक कहीं न कहीं बड़े लेवल पर जंग होती हुई दिखाई दे रही है और बहुत जल्द इस पर काबू पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आज जब अजरबैजान की तरफ से स्पेशल फोर्स हेडक्वार्टर पर कब्जा करने का दावा किया गया है, इससे पहले 18 गांवों पर कब्जा करने का दावा किया गया है, तो कहीं न कहीं एक बड़ा हिस्सा अजरबैजान ने कब्जा कर लिया है और अब इस कब्जे को क्या आर्मेनिया मानने के लिए तैयार होगा? यकीनन नहीं होगा। इसलिए बहुत मुश्किल है कि ये कहना कि आने वाले चंद दिनों में हालात साजगार हो जाएंगे, ये जंगबंदी हो जाएगी या फिर दोनों मुल्क आपस में मिल बैठकर बातचीत के जरिए मसले आखिर पर जरा ये बताएगा, क्या आने वाले दिनों में ये देखा जाए कि दोनों तरफ से जो है और कई ममालिक भी है इस जंग में शामिल हो सकते हैं, क्या उसके आसार नजर आ रहे हैं कहीं से? जी देखिए, बिल्कुल इधर से चीन जा सकता है अजरबैजान के साथ, क्योंकि उन्होंने अपनी हिमायत कर दी है। मुस्लिम ममालिक ने सीधे तौर पर साफ तौर पर कहा है कि हम अजरबैजान के साथ है, वो खित्ता अजरबैजान का है यूएन के करारदाद के मुताबिक। वहीं दूसरी जानिब रूस और फ्रांस के साथ यूरोपियन जो ममालिक है वो सीधे तौर पर आर्मेनिया के साथ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। फ्रांस ने सीधे तौर पर टारगेट किया है जो रजब तैयब एर्दोगान की मुस्लिम शबी है, उसने इस्लाम पे टारगेट करते हुए कहा कि इस्लाम इन दिनों क्राइसिस में है, तो वो एक बयान अपने आप में एक तनाज़े को नया मोड़ देने की कोशिश करा। वहीं इसराइल ने जो बड़ा यू टर्न लिया है, इसराइल ने अजरबैजान का सपोर्ट कर दिया है, तो आलमी सतह पर कहीं न कहीं हथियार देने, हथियार लेने और जंग को आगे बढ़ाने की जो कोशिशें न होनी चाहिए थी वो होती हुई दिखाई दे रही है। बड़ी बड़ी ताकतें अब लग चुकी हैं कि किस तरह से इस मसले को आगे तक बढ़ाया जाए। हालांकि यूएन जनरल असेंबली हो या फिर बड़े बड़े जो इदारे हैं, आलमी इदारे, उन तमाम की कोशिशें रायगा होती हुई दिखाई दे रही है। बड़े बड़े ममालिक सीधे तौर पर आ रहे हैं, फ्रांस आ रहा है, रूस आ रहा है, तुर्की आ रहा है, पाकिस्तान आ रहा है और सीधे से चीन आ रहा है। आलमी ममालिक जो OIC तंजीम है वो सब आ गया है
कि इसको अंजाम तक पहुंचा। सपोर्ट करने के लिए अगर आप आते हैं जंग को, अजरबैजान को एक सपोर्ट कर रहा है, एक आर्मीनिया को सपोर्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि आप जंग को आगे ले जाना चाह रहे हैं। बड़े कम ममालिक ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि बातचीत के जरिए मसले का हल हो। हिंदुस्तान को हमने देखा कि हिंदुस्तान ने कहा कि बातचीत के जरिए हल निकाला जाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रहमत करीम आपका। ये थे रहमत करीम जो बात कर रहे थे अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान जो जंग इस वक्त 90 रोज भी लगातार जारी है, जिसमें लगातार आए रोज शिद्दत आ रही है। और अजरबैजान की जानिब से एक बड़ा दावा जो किया गया है कि उन्होंने आर्मीनिया के एक स्पेशल फोर्सेस हेडक्वार्टर पर भी जो है कब्जा करने का दावा किया है। सरहदी जिला पूंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक बार फिर शदीद गोलाबारी हुई है। कस्बा किरनी और शाहपुर सेक्टर में अगरचे गोलाबारी से किसी तरह के नुकसान की इतलात नहीं है, ताम सरहदी इलाकों में रिहाइश पजीर लोग खौफ हिरास में मुब्तला है। लाइन ऑफ कंट्रोल के करीबी इलाकों में जहां एक कसीर आबादी काश्तकारी पर इन्हिसार करती है, वहीं पर लोगों को रोजमर्रा के कामकाज में सख्त मुश्किलात दरपेश हैं। मकामी आबादी ने भारत और पाकिस्तानी हुकूमत पर जोर दिया कि मुज़ाकराती अमल के जरिए सरहदी तनाव को खत्म किया जाए ताकि उनके जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। हाँ जी सर, मैं इधर इस एरिया की रहने वाली हूँ। यहाँ पे बहुत फायरिंग वगैरह होती है, लोग बेचारे घास काटते हैं, मजदूर हैं बेचारे, दिन लगा के खाना खाते हैं। तो बहुत जब भी कोई मजदूरे जाते हैं किसी को घास काटने के लिए, दिहाड़ी लगाने के लिए, तो वहाँ पे फायरिंग का बड़ा शेलिंग होती है, तो उसकी वजह से बड़ी परेशान हैं यहाँ पे लोग। तो इनको माहौल कुछ ठंडा करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि फायरिंग नहीं होनी चाहिए। देखो आम लोग मारे जाती है, बड़े बड़े लोग बच जाते हैं, वो ऊपर बैठे हैं आराम से, तो यहाँ पे बहुत परेशानी है। तो उस लिहाज से काफ़ी दिन से जो फायरिंग थी वो नहीं हुई थी, तो आज फिर काफ़ी दिन के बाद फिर फायरिंग स्टार्ट हुई है दोबारा। तो बड़ी एक दहशत का माहौल है इन लोगों में, क्योंकि घास लोग काट रहे थे और फायरिंग भी जो है वो बहुत ज़्यादा हुई है। तो मैं अपने गांव के लोगों की तरफ से, अपने जो जितने भी हजरात हैं इनकी तरफ से मैं यही गवर्नमेंट को भी यही कहता हूँ कि अगर कोई मिलजुल के कोई बातचीत हो तो ठीक है, ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि गोलाबारी में हम गरीब लोग जो हैं वो मारे जाते हैं। ये हमारा रोज़ का रोना होता है, ये एक दिन की कोई बात नहीं है। तो ये वक्तन वक्तन आप ही बेहतर जानते हो हर चीज़ को। तो आज जैसे ये यहाँ पे बाबा जी का दरबार है ऊपर, जैसे साईं मीरा बाबा जी, वहाँ पे भी लोग आते जाते हैं। तो एक दहशत का जो माहौल है, ऐसा माहौल जो है वो लोगों में जो है मतलब आ रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। तो आपने भी देखा होगा, आप जब इधर आए हो, आपने कैमरे की थोड़ा आड़ में आए हो तो यहाँ पे आपने स्टे किया है, वरना वहाँ पे आगे आपने देखा होगा कितने गोलाबारी है। बहुत ज़्यादा फायरिंग हो रही है यहाँ पे, और असू का महीना चल रहा है, लोग घास भी काट रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। बांध चेचिया में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अभी पीछे भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, घरों पे भी पड़े थे। और मैं हुकूमतों से ये अपील करता हूँ कि दोनों हुकूमतों को बैठ के कोई बातचीत कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें गरीब अवाम मारी जाती है और गरीब अवाम को। अब एक बड़ी खबर आ रही है कि शोपियां के 4 नौजवानों को दिल्ली पुलिस ने कल शाम गिरफ्तार किया है। पुलिस का मानना है कि दिल्ली पुलिस का कहना है कि हथियारों समेत दरियागंज इलाके से गिरफ्तारी हुई है। शोपियां के 4 नौजवानों को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस ने जनूबी कश्मीर के शोपियां जिले से ताल्लुक रखने वाले 4 नौजवानों को हथियार समेत गिरफ्तार करने का दावा किया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि दरियागंज इलाके में पुलिस की एक टीम ने 4 कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 4 पिस्तौल और गोलियों के 120 राउंड बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार शुदा नौजवानों की शिनाख्त शोपियां के इशफाक मजीद, अल्ताफ अहमद डार, मुश्ताक अहमद गनाई और आकिब शफी के बतौर हुई है। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर। इशफाक, एक और बड़ी खबर जो कल शाम दिल्ली के सफदरगंज इलाके में वाक़या हुई है, जहां पुलिस की जानिब से 4 कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार करने का दावा किया गया है।
देखिए, बिल्कुल दिल्ली की स्पेशल सेल की तरफ से ये दावा पेश कर दिया गया है कि 4 नौजवानों की गिरफ्तारी हुई है और फिर 4 नौजवानों की गिरफ्तारी के बाद असला बरामद हुआ है जी। और बराह रास्त ये असला जो था ये किसी न किसी तरीके से इंतहा पसंदी या दहशतगर्दी कार्रवाइयों के लिए दिल्ली के अंदर इस्तेमाल होना था या मुल्क रियासत के बाहर इस्तेमाल होना था। तो ये डिटेल जो है वो दिल्ली के स्पेशल ब्रांच की तरफ से दी गई है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि पिछले दिनों हमने देखा था कि पंजाब से होते हुए गाड़ी जा रही थी, उसमें हथियार था, तो समझ आ रहा था कि पंजाब का सरहद बिल्कुल पास पास में है। दिल्ली में हथियारों का मिलना, हथियार सप्लाई होना, हथियारों का कोरियर होना, ये अलर्मिंग सिचुएशन है। और मुझे लग रहा है कि अब न सिर्फ दिल्ली पुलिस इसमें जांच करेगी बल्कि और भी केंद्रीय एजेंसियां जो है वो इस मामले की ओर देखेंगी कि किस तरीके से दिल्ली तक हथियार पहुंचा है। अगर दिल्ली तक हथियार आया दैट मीन दिल्ली के अंदर भी सिक्योरिटी को काफी ज्यादा हाई अलर्ट पर रहना होगा। और जिस तरीके का दावा पेश किया गया है, इस दावे की हकीकत क्या है क्या नहीं है उस पर सवाल तो नहीं हो सकता है, लेकिन जरूर ये बात पूछी जा रही है कि आखिर किस तरीके से दिल्ली के अंदर स्लीपर सेल्स एक्टिव हुए हैं। और ये स्लीपर सेल्स उस वक्त एक्टिव हुए हैं जब मुल्क के अंदर सूरत हाल कुछ और तरीके की बन रही है, कोविड-19 है, इकोनॉमिकल क्राइसिस है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। तो उस बीच अगर ये स्लीपर सेल्स एक्टिव होती है, ये कितना खतरा होगा, ये एक बड़ा सवाल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौहर। इथे इशफाक गौहर एग्जीक्यूटिव एडिटर जो बात कर रहे थे, जहाँ दिल्ली पुलिस की जानिब से कल शाम दरियागंज इलाके में 4 कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार किया है जिनका ताल्लुक जिला शोपियां से है। और इनसे पुलिस ने दावा किया है कि 4 पिस्तौल और गोलियों के 120 राउंड भी जो है बरामद किए गए, जबकि एक गाड़ी भी जिसमें ये सफ़र कर रहे थे जहां कश्मीर से दिल्ली की तरफ आ रहे थे, और वो गाड़ी भी पुलिस की जानिब से उन्हें अपनी तहवील में ले गए हैं। अब पंजाब से एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां ज़री कवानीन के खिलाफ किसानों का एहतजाज जारी है। किसानों के हक में आज पंजाब पहुंचेंगे राहुल गांधी, जहां ट्रैक्टर रैली का वो खुताब क़यादत करेंगे और 6 अक्टूबर तक ये एहतजाज जारी रहेगा। पंजाब के अंदर जहां किसानों ने ज़री हाल ही में जो ऐवान के अंदर जो ज़री कानून के हवाले से जो बना है उसको लेकर किसानों की तरफ से मुल्क भर में एहतजाज लगातार जारी है, जहाँ पंजाब, हरियाणा और मुल्क के दीगर रियासतों के अंदर किसानों की जानिब से कानून के खिलाफ, इस बिल के कानून के खिलाफ जो है एहतजाज लगातार जारी हैं। किसानों ने सरकार से मांग की है कि इस कानून को वापस लिया जाए। वहीं लगातार पिछले 10 रोज से जो है लगातार एहतजाज जारी हैं, जबकि रेल रोको आंदोलन जो शुरू किया गया है उसके हवाले से आज भी पंजाब के अंदर जो है एहतजाज जारी हैं। और राहुल गांधी जो आज पंजाब जाएंगे, वहां पर जो है इस एहतजाजी ट्रैक्टर रैली जो निकाली जाएगी उसकी क़यादत करेंगे। इधर मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने ज़री कानून पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि ज़री कानून मुल्क के किसानों के हक में है और इस कानून से किसानों को फ़ायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस कानून से किसान अपनी मर्जी से अपने फसल मेवाजात को कहीं भी बेच सकते हैं, जिससे उन्हें आमदन में इजाफा होने के साथ साथ उन्हें फ़ायदा मिलेगा। संसद में जो 3 कानून पास हुए हैं कृषि सुधार के, उससे खेती का भाग्य बदलने वाला है। खेती की मूलभूत समस्याएं जो थी उस पर उपाय होने वाला है। किसान का दर्द इतना ही था कि हर चीज की कीमत उत्पादक तय करता है, लेकिन कृषि उत्पाद की कीमत किसान तय नहीं कर सकता, बाजार तय करता है। तो ये पहली दफा इन बिलों से अधिकार मिलता है कि आप एपीएमसी में बेचे या बाहर बेचे, ये किसान का चॉइस होगा, या अनुबंध करे
जिससे भी आपको अधिक पैसा मिलेगा वो कीमत तय करने का अधिकार अब किसान का मिला है। ये सबसे बड़ा फायदा इन कानूनों का है। ये एक देश एक बाजार तैयार करने की ये रणनीति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो बड़ी देश के लिए सोच है, जीएसटी के रूप में एक देश एक टैक्स हो गया। इन कृषि सुधार के कानूनों से एक देश एक बाजार हो जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एक करके अभी मत दो, एक देश एक परीक्षा ये किया और एक देश एक राशन कार्ड की भी घोषणा की है। तो ये मोदी सरकार की दृष्टि है। दूसरा कानून है अनुबंध से खेती करना। अनुबंध से खेती अपनी तरीके से होगा। अनुबंध खेती की सबसे बड़ी विशेषता है कि जमीन की मालकी कभी भी दूसरे के पास नहीं जाएगी, वो किसान के ही पास रहेगी। केवल जो फसल आता है उसके बारे में अनुबंध होगा। किसान के फसल का अनुबंध होगा और वो अच्छी कीमत पर दाम ये माल बेच सकता है। इससे क्या फायदे होंगे? पहला फायदा होगा कि नया तकनीक आएगा, नया निवेश आएगा, नए बीज आएंगे, उत्पादकता बढ़ेगी। वादी कश्मीर को जहां मुसलसल तीसरे साल भी मुल्की और गैर मुल्की सयाहों के लिए महफूज तरीन मकाम करार दिया गया, वहीं पर वादी के मुख्तलिफ सयाती मकाम में मौजूद गैर रियासती सयाहों ने जहां कश्मीर की खूबसूरती के कसीदे पढ़े हुए, उन्होंने कहा कि वो वादी कश्मीर में आकर महफूज महसूस कर रहे हैं और वादी में आज भी भाईचारा और कश्मीरियत जिंदा है। जुगनू जो है हवाओं में टिमटिमाएगा, आपकी रोशनी कायम रहेगी। और मानता हूँ कि मेरे दिए माशाल्लाह बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। जैसे मैंने सुना था कि कश्मीर जन्नत है, लेकिन कभी देखा तो नहीं था, हमेशा या तो टीवी में देखा, लेकिन अगर फर्स्ट टाइम अपनी आंखों से देखा तो सच में कह रहा हूँ जन्नत है। और तबीयत खुश हो गई यहाँ पे आके। और अब मैं नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा तो इंशाल्लाह पूरी फैमिली के साथ आऊँगा, अपनी बच्चों को लेके आऊँगा, क्योंकि मैंने इतनी खूबसूरती कभी देखी नहीं। क्योंकि मैं जितने भी हिल स्टेशन गया हूँ, नैनीताल भी घूमा हूँ, शिमला मसूरी सब घूमा हूँ, लेकिन जो मज़ा मुझको कश्मीर में आके मिला है, सच पूछिए तबीयत खुश हो गई, लग रहा है मैं जन्नत में आ गया। जब जी परिवार वालों को आप जानते हैं बहुत डरते हैं कश्मीर से, और यहाँ के हालात के बारे में न्यूज़ के सुना करते हैं कि कहीं गोली चल रही, कहीं बम फट रहा है, तो लोग तो एग्री नहीं थे कि आप जाओ वहाँ पे, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत उसको यहाँ पे खींच लाई। तो क्या मैसेज लेके आप लेके जाऊँगे? बहुत अच्छा माशाल्लाह, जितने हम लोग को न्यूज़ देखते हैं सब ह्यूमर है, और कुछ नहीं है। मेरा ये 8वां राउंड है और मैं 89 से कश्मीर आ रहा हूँ, जिस वक्त हालात यहाँ के ख़राब होना शुरू हुए थे। मैं उस वक्त से आ रहा हूँ, ना उस वक्त डरा और ना आज डरा। इस बीच न जाने कितनी चीज़ें आई, कितनी चीज़ें चली गई, हालात ख़राब होते रहे, अच्छे होते रहे, लेकिन हमारे लिए कश्मीर हमेशा अच्छा था, आज भी अच्छा है और इंशाअल्लाह हमेशा अच्छा रहेगा। देशवासियों के लिए क्या पैगाम है आप? देशवासियों के यही पैगाम है कि हम सब यहाँ से मोहब्बत करें, यहाँ के लोगों से मोहब्बत करें, और ये जन्नत है, इसको जन्नत की नज़र से देखें, यहाँ आएँ और उनको ऐसा लगे कि ये भी मेरा घर है और यहाँ के लोग भी हमारे अपने लोग हैं। सर आप यहाँ की मेहमान नवाजी मेरे ख्याल से, हम लोग लखनऊ से हैं, बताते हैं कि लखनऊ में बहुत अच्छी मेहमान नवाजी है, लेकिन अगर हमें देखा जाए स्वच्छ भारत अभियान के तहत जहां आसपास के माहौल की साफ सफाई और आबी ज़खायर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के हुकूमत की जानिब से दावे किए जाते हैं, ताहम शुरू की गई स्वच्छ भारत मुहिम का बारामूला म्यूनसिपलिटी की हदूद में ज़मीनी सतह पर कोई असर वजूद नहीं देखने को मिलता है। जीएमसी बारामूला के आसपास बिखरा कूड़ा करकट गंदगी के ढेर राह चलने वालों के लिए कोफत का सामान मुहैया करते हैं, जबकि गंदगी से उठने वाले बदबू से वबाई अमराज फूटने का खदशा पैदा हो गया है। मकामी लोगों का कहना है कि म्यूनसिपल कमेटी की गैर जिम्मेदारी की वजह से जगह जगह पर गंदगी के ढेर जमा है, जिसकी वजह से आम लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है।
जितने भी इधर के कुत्ते हैं, कुत्ते सैकड़ों के हिसाब से यहाँ होते हैं। यहाँ लोग चल नहीं सकते, पेशेंट चल नहीं सकते, और यहाँ कुत्ते भी रहते हैं। बाकी गजालत है, सब ढेर वगैरह, सोकेज का पानी जो है वो इधर ही आता है, वो इधर से लीक करके हमारे बाग में चला जाता है। 200 साल का कुएं हमारे खराब हो गए, वहाँ में पीने के लिए पानी नहीं है, और हमारे बाग सारे सूख गए, हमारी वाड़ियाँ सूख गई, सब्जी गार्डन सूख गए, सब कुछ सूख गया। कई बार इल्तिजा की, लेकिन कोई नहीं सुनता है इस चीज को। ये कहते हैं खुद नाली निकालो, लेकिन हम कहाँ से नाली निकालेंगे? नाली हम निकालेंगे, पेमेंट ये खाएंगे, पेमेंट ये लेंगे, हमें डिमार्केशन नहीं देते कि कहाँ से हम नाली निकालें। ये गवर्नमेंट जमीन है इस वक्त, हम कहाँ से नाली निकालें? ज्यादा मुश्किलात का सामना है, यहाँ बीमारी है, सारी चीज है, यहाँ हमारे बाग सूख गए, बच्चे बीमार हैं, हम करें क्या? उन्होंने क्या किया है, जितना भी अंदर का गंदा गलीज पानी है ये यहाँ से सब बाहर आ जाता है हमारे इधर। ये पहले यहाँ पे नाली हुआ करती थी, इन्होंने यहाँ क्या किया, सब जितना कूड़ा कचरा था ये डाल दिया यहाँ पर। उसके बाद क्या, ये नाली बंद हो गई, जिसकी वजह से ये सब पानी जितना भी है ये अंदर सीप करता है। हमारे ये दरख्त भी सूख गए, मेवे के, सब्जी हमने लगाई थी, हमारे किचन गार्डन थे, वो सब बर्बाद हो गए। उसके अलावा हमारा कुआं कम से कम 200 साल पुराना था, उसका पीने हम नहीं, पानी नहीं उसका पी सकते, सब जहरीला आलूदा पानी हो गया। हम इनके बाद कई बार हम इनको प्रिंसिपल से भी, और जो सुपरिटेंडेंट मेडिकल कॉलेज का बना है उनके पास भी गए, वो कहते हैं आप खुद बनाओ। हम कहाँ से बनाएंगे? आपको गवर्नमेंट इतनी फंड अलाट करती है, आप वो पैसा कहाँ जाता है? ये खुद बुर्द करते हैं पैसों को। ऐसे ये सब चोर इकट्ठे हो गए इस मुल्क में। ये लोगों ने इतना यहाँ पर ये किया है, हालत खराब की है। ये देखो शीशे कांच टूटा है, ये फेंका है, और हम इनसे रब्ता कर चुके हैं, अभी भी करते हैं, लेटेस्ट किया है इन्होंने। ये बस टाल मटोल करते हैं, आप खुद बनाओ जी, हम कहाँ से बनाएंगे? आलमी वबा कोरोना वायरस से भारत में मुतासरीन की तादाद 65 लाख से ज़्यादा हो चुके हैं। वजारत सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 75,829 नए कोरोना मस्बत मामले सामने आए हैं, जबकि वायरस से मजीद 940 मुतासर अफराद की मौत वाक़या हुई है, जिसके साथ ही मुल्क भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद 65 लाख के पार हो चुके हैं, जबकि वायरस से मरने वालों की तादाद 1,01,782 पहुंच गई है, जिसके साथ ही अमेरिका और ब्राज़ील के बाद अब भारत ने 1 लाख का हंसा पार कर लिया है। उधर जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 975 नए मस्बत मामले सामने आए हैं, जबकि वादी कश्मीर से 384, जबकि जम्मू सूबे से 591 शामिल हैं, जिसके साथ ही जम्मू कश्मीर में कोरोना मुतासरीन की तादाद 78,000 से पार हो गई है, जबकि गुज़श्ता शब से कोरोना वायरस में मुब्तला 19 मरीजों की मौत के साथ ही जम्मू कश्मीर में वायरस से मरने वालों की तादाद 1231 पहुंच गई है। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ। चाहता है अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।